स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग इन स्पेस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है हमारा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि सबसे पहले होता था कि रॉकेट नहीं है। अब रॉकेट खूब सारे होने लगे, रीयूजेबल रॉकेट होने लगे। और अगर स्टारशिप कंप्लीट हो जाता है तो बहुत बड़ा रीयूजेबल रॉकेट हो चुका होगा। तो गाड़ी तो आगे बढ़ रही है, तब क्या समस्या है? समस्या ये है कि जितने भी चीज़ हम लोग अंतरिक्ष में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरबिल्ट होता है। यानी कि अगर बात करें कोई सैटेलाइट का, वो ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है, ज़बरदस्ती का उसमें रीइंफोर्समेंट डाला जाता है। और मैं इलेक्ट्रॉनिकली बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे ठीक है उसमें जनरली धरती में जितने इक्विपमेंट है उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर डाल के सब काम करेंगे। वो स्पेस में होगा उसमें दो डाल दिया जाएगा, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट तीन डाल दिया जाएगा और हमेशा दो में लोड शेयरिंग किया जाएगा। ठीक है, वो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर यानी जो उसमें एक्चुअल मेटल लग रहा है, जो उसमें केसिंग लग रही है, वो सब बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। और कारण ये है कि ये जितना भी तिगड़म किया जाता है ये सिर्फ शुरू के 10 मिनट के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आप फेयरिंग देखते हैं, फेयरिंग इस्तेमाल कहाँ होता है? सिर्फ लॉन्च के मतलब स्टार्टिंग पीरियड में, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। मतलब इतना पूरा वजन रॉकेट ले जा रहा है सिर्फ प्रोटेक्ट इसको मतलब ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए। और फिर आप कोई सैटेलाइट के अंदर भी देखेंगे तो बात ये है कि रॉकेट बहुत वाइब्रेट करता है। तो तिगड़म वाली चीज़ सेंसिटिव चीज़ में सीधा उड़ जाता है। तो बहुत मेहनत की जाती है इंजीनियरिंग में कि वो एकदम मजबूत हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे। और इतना जितना सैटेलाइट पे लोड पड़ता है शुरू के 10 मिनट पे, वो अंतरिक्ष में रहने पे उतना लोड उस पर कभी नहीं पड़ता। मतलब आपने सैटेलाइट का 10 मिनट अगर आपका सर्वाइव कर लिया, रॉकेट लॉन्च का 10 मिनट सर्वाइव कर लिया, काम खत्म, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला अंतरिक्ष में। तो यही समझिए। और फिर बात होता है कितना बड़ा चीज़ आप भेज पाते हैं। ये लिमिट हो जाता है कि आपका फेयरिंग कितना बड़ा है। आप लोग देते होंगे ये फेयरिंग आजकल बहुत बड़े हो रहे हैं, और रॉकेट से ही बड़ा। मतलब स्टार्टिंग में फेयरिंग ऑलमोस्ट सीधा चला जाता था, लेकिन अब आप फाल्कन 9 देखें, चाहे यूएलए के रॉकेट्स देखें, सब में देखें फेयरिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है। कारण ये है कि रॉकेट में टन के मामले में देखें तो काफ़ी भारी टन ले जा सकता है, लेकिन ये वॉल्यूम के मामले में देखें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। मतलब किलोग्राम हम लोग बहुत ले जा सकते हैं, लीटर ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाता है अगर कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं अंतरिक्ष में तो। अब बात करते हैं, अगर इसे कंपेयर करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट से, तो सबसे पहले समझिएगा अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट में कुछ भी बना रहे, कोई भी तिगड़म वाला चीज़ है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा सैटेलाइट डिश हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। जैसे कि ये ऐसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऐसे सीधे लटका दिया गया सोलर पैनल, ये धरती में तो नहीं किया जा सकता, ग्रेविटी ही तोड़ देगा। और अगर इसे कभी धरती में लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट उतारा जाए तो इसका सारा जॉइंट टूट जाएगा। वो बना नहीं है उतना स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। तो हिसाब ये होता है कि पहला तो आपको मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप फ्री फॉल इन्वायरमेंट में जो जीरो ग्रेविटी को सिमुलेट करता है, आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा भी ऊट पटांग हो चलेगा। ये सैटेलाइट में मतलब इसका डिश देखे तो बहुत बड़ा डिश है। वो डिश मतलब एकदम ओरिगामी जैसा बनाया गया था कि खुल जाए। इतना बड़ा डिश को अगर बाहर एटमोसफेयर में इस्तेमाल करें, मतलब यानी बाहर में एज इन लाइक कहीं ग्राउंड में ही रख दे, हवा पानी ही इसको तोड़ डालेगा। ये इतना नाजुक था, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ होता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतरिक्ष में ना बारिश होती है, ना हवा चलता है, ना बर्फ गिरती है, ना धूल उड़ता है। तो ये सब कारण से बहुत नाजुक चीज़ भी बहुत साल चल सकता है। और जो फाइनल चीज़ है, मतलब आप चीज़ जोड़ जोड़ के जो जो बना रहे हैं वो बहुत बड़ा बना सकते हैं। कोई लिमिट जो धरती में लग जाता है बहुत सारे चीज़ में, वो लिमिट आपका अंतरिक्ष में नहीं लगता है। तो बहुत इसीलिए मतलब आईएसएस बहुत बड़ा है। और मतलब देख के समझ में आया कैसे इसको बनाया जा रहा है, क्यों ऐसा ऊट पटांगे। कोई मतलब दाएं से बोड़ दिया, फिर उसके नीचे को यूनिट लगाया, फिर उससे दाएं में लगा दिया। मतलब ऐसा तिगड़म क्यों कर रहे हैं? बात अंतरिक्ष में ऐसा कर सकते हैं, धरती में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लोग कुछ भी बना सकते हैं और काफ़ी बड़ा बनाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं 3D प्रिंटर के मामले में। तो ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है, ये इतना मैच्योर हो चुका है, मैंने खरीद कर रख लिया अपने पास, मेरे पास 3D प्रिंटर है। तो ये काफ़ी मैच्योर है और ये सिंपल और अडाप्टेबल है। यानी कि आप चाहें तो इसे ऐसा बना सकते हैं पीएलए या एबीएस पे काम करे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डाल दिया गया है 3D प्रिंटर, जो जीरो ग्रेविटी में काम कर रहा है। तो वहाँ से आप स्टार्ट किए और आगे भी जा सकते हैं। जैसे कि काफ़ी काम चल रहा है जो मेटल 3D प्रिंटर पर काम किया जाए, उस पर भी काम चल रहा है। और वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अभी बस महंगा बहुत है, तो समझिए बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। तो और उसके बाद रॉ स्टॉक, जैसे मान लीजिए प्रिंटर को भेजने के लिए आपको जितना मेहनत करना पड़ा, क्योंकि वो उसमें मूविंग पार्ट्स हैं, आप उसको पूरा रीइंफोर्स करोगे, ऐसा बनाओगे कि वो चल जाए, मतलब रॉकेट का झटका बर्दाश्त करे। लेकिन उसके बाद जो रॉ मटेरियल वो खाएगा वो एकदम सिंपल होता है, बल्क मटेरियल होता है। यानी कि उसमें कोई रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं, कोई तिगड़म करने की जरूरत नहीं, वो आराम से चला जाएगा रॉकेट के ऊपर। उसको फर्क नहीं पड़ता 10G या 20G से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो झटका शॉक साउंड कोई टेंशन के बिना बर्दाश्त कर लेगा। और अगर आप 3D प्रिंटर लेते हैं और उसमें रोबोटिक आर्म डालते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत बड़ा रोबोटिक आर्म है, जैसे कनाडा आर्म कहते हैं, उसी का छोटा गोतिया भाई आप अगर आप लगा देते हैं तो आप हो गया, आपका काम हो गया। आपको और कुछ चाहिए ही नहीं अंतरिक्ष में कुछ बनाने के लिए। अगर आपके पास एक ढंग का 3D प्रिंटर है और रोबोटिक आर्म्स है, आप आज के टेक्नोलॉजी का, मैं वैसा बात नहीं कर रहा हूँ जो कभी बनेगा, आज का टेक्नोलॉजी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है ऑलरेडी, ये सबको जोड़ देते हैं तो बहुत मतलब हाई लेवल का 3D प्रिंटिंग पॉसिबल हो जाएगा आज।
अब बात करते हैं समस्या क्या है कि अभी जो मैंने 3D प्रिंटर के बारे में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर है, तो वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ककून के तौर पे काम कर रहा है, एक प्रोटेक्शन लेयर दे रहा है उसको, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब एयर है, एयर प्रेशर है, तो उसमें हीट और कूलिंग सब हो जाता है। अगर आप 3D प्रिंटर सीधे बाहर रख देते हैं तो ये सब समस्या आपके पास आ जाए, कुछ इश्यूज आ जाएंगे उसमें। सबसे पहला है हवा तो है ये नहीं है आपके पास ठंडा करने के लिए, वैक्यूम एक इंसुलेटर है, ना तो वो गर्म होता है ना तो ठंडा होता है, तो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि आपके पास कन्वेक्शन के थ्रू आप गर्मी नहीं डंप कर सकते। और कोई भी चीज़ है जो भी आप 3D प्रिंटर देखते हो उसमें कोई प्लास्टिक मटेरियल को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने से गर्मी होती है, वो गर्मी कुछ टाइम तक अच्छा रहता है लेकिन बाद में उसे हटाना पड़ता है। कूलिंग फैन इसीलिए आपके 3D प्रिंटर में इतना लगता है, लेकिन अंतरिक्ष में कूलिंग फैन कहाँ से चलाएंगे, है ही नहीं, कन्वेक्शन से नहीं। आपको रेडिएटर चाहिए होगा जो ISS को ठंडा रखता है, वो रेडिएटर सब समझिए एक 18 व्हील ट्रकर के साइज का रेडिएटर, और कई सारे ऐसे रेडिएटर लगाए तब जाके ISS ठंडा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि आप कैसे ऐसा इक्विपमेंट बनाए जो वैक्यूम में ओवरहीट ना हो। दूसरा, फ्रिक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण पहली बात तो फ्रिक्शन जहाँ होगा वहाँ पे आपको लुब्रिकेशन देना पड़ेगा। लुब्रिकेशन वैक्यूम में आउटगैसिंग करने लगता है, मतलब जो फ्लूइड है वो फ्लूइड स्टेट में नहीं रह पाएगा ज़्यादा टाइम तक, वो समझिए नुकसान करता है। और अगर कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट है जैसे कैमरा के लेंस हो जाए, ये सब हो जाए, ग्रेविटी तो नहीं है ना कि आप लेंस ऊपर लगा दिए तो धूल करता नीचे बैठा रहेगा, वो मतलब वैक्यूम में कहीं पे भी स्मीयरिंग कर सकता है, तो फ्रिक्शन वाले चीज़ों से दूर रहा जाता है। फिर आप बोले अच्छा एक काम करते हैं ना, मेटल इतना पॉलिश कर देता है, स्मूथ कर देता है, फ्रिक्शन कम हो जाए। वैसा किया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि अगर दो मेटल वैसा टच में आ जाएंगे वो वेल्ड कर जाते हैं वैक्यूम में, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं है, मॉलिक्यूल्स ट्रैप नहीं हो रहे उनके बीच में, तो वो लिटरली मेटल जैसे ही टच करता है इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन जंप करने लगता है, वो सीधे वेल्ड हो जाता है। और कई सारे सैटेलाइट के साथ ऐसा हो चुका है, उनका एंटीना नहीं खुला या कोई डिप्लॉयबल चीज़ नहीं की, क्योंकि मेटल टू मेटल टच हुआ, वो जाम हो गया, काम खत्म, वो वेल्ड हो चुका है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कई बार होता है, तो इसलिए फ्रिक्शन आपको ऑलमोस्ट जीरो करना है, और प्लस मतलब आपको व्यवस्था करना है कॉन्टैक्ट लेस रहे ऑलमोस्ट, जैसे कि मैग्नेटिक बेरिंग से काफ़ी सारी चीज़ करना पड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर टेम्परेचर चेंज, जो कि जैसे आप सन के साइड में है, कोई बफर नहीं है, एटमॉस्फेयर जैसा कोई बफर नहीं है, धड़धड़ा के उसको सारे रेडिएशन को तुरंत एनर्जी डंप कर देगा आप में, और उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका जो साइड धूप को दिख रहा है वो धड़धड़ा के गर्म हो जाएगा। अब लेकिन जो साइड शैडो है वहाँ पे कोई बफर नहीं है, एटमॉस्फेयर उसको मतलब गर्मी पकड़ के रखा हुआ नहीं है, वो तुरंत ठंडा हो जाता है, तो एक साइड भूंज जाएंगे और एक साइड जम जाएंगे, एक ही बार होगा ये, एक ही ऑब्जेक्ट, मतलब एक सैटेलाइट है, एक साइड से भूंज रहा है, एक साइड से जम रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे, सारी चीज़ पे स्ट्रेस डालता है। आप ये देखें एग्जाम्पल देखें, ये है इंटरनेशनल स्पेस सूट में जो इंसुलेशन लेयर होता है, इसमें बहुत सारा लेयर सिर्फ इंसुलेशन का है, सिर्फ इसलिए कि मतलब बाहर की गर्मी अंदर रहे और अंदर की गर्मी बाहर ना चली जाए, तो वो भी बहुत मेहनत करके आपको करना पड़ेगा। फिर हाई रेडिएशन इन्वायरमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बैंड बजाता है, प्लस जैसे अगर आप पीवीसी पाइप से पीवीसी से कुछ बनाना चाहते हैं कोई भी 3D प्रिंटर में करें, जो कि जनरली PLA या ABS करते हैं, ये सब बहुत मजबूत प्लास्टिक है, आप जमीन में गाड़ दें इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैंने मतलब एकदम सस्ते PLA से भी बहुत चीज़ बनाऊँ, वो भी टिकाऊ होते हैं, और अच्छा डिज़ाइन से अगर आप बनाते हैं वो काफ़ी काम लोड वोड ले सकते हैं। लेकिन उसका एक दुश्मन है, आप अगर कोई प्लास्टिक को अंदर तक समझना चाहते हैं तो सीधे तौर पे उसे कहा जाता है वो शादीशुदा कपल लोग हैं जिसमें एक हाइड्रोजन और एक कार्बन की शादी हो गई थी। अब प्रॉब्लम यह है कि अंतरिक्ष में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक रेडिएशन होता है जिसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये आके सीधे डिवोर्स करा देता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स का, तो इसीलिए प्लास्टिक को देखते होंगे धूप सीधे बर्बाद कर देता है प्लास्टिक को। अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर है ही नहीं जो मतलब थोड़ा सा जो UV लाइट आ रहा है मतलब धरती में वो प्लास्टिक के बैंड बजा दे रहा है, जबकि ओजोन लेयर काफ़ी हद तक उसको कम कर दे रहा है। वही सोचिए अंतरिक्ष में आपको सीधा डायरेक्ट ओजोन का मिलेगा, प्लास्टिक की बैंड बजा देगा, तो जितने मतलब एक्सपेरिमेंट की जाए उसमें शेड डालना पड़ रहा है, या कुछ आपको ऐसा करना होगा कि आप बनाएं फिर एल्युमिनियम फॉइल से उसे रैप कर दें ताकि रेडिएशन उसे सीधे टच ना करे। और कोई रिपेयर तो है नहीं, अगर मशीन चल रहा है बिगड़ा तो बिगड़ा। सिर्फ रिपेयर के मामले में सिर्फ एक ही दो चीज़ को रिपेयर किया जा सकता है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप को किया जाता था, अब तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस शटल रिटायर हो गया है। तो ये सब इशू सीरियस है, मतलब जो भी 3D प्रिंटर बनाने के बारे में सोचेंगे ऐसा नहीं है कि बस अरे यही मतलब अपना मतलब एंडर क्रियालिटी डाल दो अच्छा स्पेस में नहीं काम करेगा, उसका आधा से ज़्यादा लुब्रिकेशन ही जाम हो जाएगा, मेटल वेल्ड हो जाएंगे, तो ये सब बहुत फजीयत वाला काम है। अब बात करते हैं इसका पहला टेस्ट जो होने वाला है कुछ सालों के अंदर, कुछ साल भी नहीं मतलब 1 से 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए। हिसाब ये है कि अभी अंतरिक्ष में बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग भेज रहे हैं, उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन आ रहा है क्योंकि पता है रॉकेट अब हम लोग का बहुत टन ले जा सकता है, फेयरिंग भी बड़ा से बड़ा बनाने लग गया, लेकिन एक समस्या घूम फिर के आ जा रहा है कि भैया सैटेलाइट में उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है कि वो ज़्यादा कुछ कर सके, और उसका एक कारण है कि सोलर पैनल। फिर आप बोलेंगे सोलर पैनल तो बहुत फ्लैट होता है तो उसको तो बहुत बड़ा बना सकते हैं, बात सही है, आजकल तो रोलेबल सोलर पैनल्स भी आ जाते हैं। बात है सोलर पैनल का सपोर्ट स्ट्रक्चर की कैसे उसे सीधा रखा जाए, वो कमज़ोर पड़ता है हम लोग का। यानी कि
अभी हम लोग बहुत बड़ा अरे नहीं बना पाते हैं। इसी कारण से सोलर पैनल का जो साइज़ है वो लिमिटेड है। जैसे कि स्पेसएक्स में आप देखें, अगर सेल्स को वो सीधा मतलब आप सेल्स ले जाइए, वजन के मामले में कुछ वजन नहीं है, लगभग कोई वजन नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सेल्स को ऐसे स्ट्रक्चर में ले जाओ कि जो पहले रॉकेट का लॉन्च को बर्दाश्त कर सके, फिर वो अंतरिक्ष में अच्छे से खुल जाए और एकदम तना हुआ रहे, वो फजियत वाला बन जाता है। तो सिर्फ सपोर्ट स्ट्रक्चर के कारण हम लोग ज़्यादा बड़ा सोलर पैनल नहीं ले जा पा रहे हैं। तो हिसाब ये है कि ये मेड इन स्पेस जो कंपनी है, ये ऑलरेडी यही कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी आईएसएस में 3D प्रिंटर डालने में, नासा के साथ काम कर रही है। इन लोग का काम है, इन्होंने 3D प्रिंटर बना लिया है, ये अंतरिक्ष में टेस्ट करेंगे। फ्रिज के साइज का इनका सारा इक्विपमेंट होगा। हिसाब यह है कि वो 3D प्रिंटर अपने से ट्रस प्रिंट करेगा, मतलब स्ट्रक्चर प्रिंट करेगा और धीरे धीरे सोलर पैनल्स पे लगाते चला जाएगा। तो हिसाब यह है कि सोलर पैनल्स आप सेल्स के मामले में बहुत ले जा सकते हैं, पैनल भी बहुत बड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसे सपोर्ट चाहिए होगा अंतरिक्ष में। तो सपोर्ट के मामले में अंतरिक्ष में तो आसानी से, मतलब हल्का प्लास्टिक भी संभाल लेगा। तो वैसे ही करके ये अंतरिक्ष बनाएंगे। तो साइज जो है, यानी कि जो सरफेस एरिया को ये सपोर्ट कर पाएंगे, अभी का मैथमेटिक्स कहता है ये 3 गुना बड़ा बना सकते हैं। मतलब उतना ही आप इनको वजन दीजिए जितना आप नॉर्मल सैटेलाइट को देते हैं, उसमें ये 3 गुना बड़ा सोलर पैनल लगा पाएंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा थ्रूपुट होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए कि आपका सैटेलाइट का फ़ोन क्यों नहीं है हम लोग का, इतना बड़ा बड़ा का एंटीना क्यों लगता है, उसमें पावर ही नहीं है उतना कि वो मतलब हाई सिग्नल इंटेंसिटी के साथ काम कर सके। वहीं पे जैसे मान लीजिए अगर स्टारलिंक है, हर स्टारलिंक सैटेलाइट में 3 गुना बड़ा सोलर पैनल आ जाए, तो वो शायद ऐसा आराम से कर पाए कि आपका आराम से फ़ोन में व्हाट्सअप चले डायरेक्ट उससे, मोबाइल के एंटीना पे ही चले, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो यही समझिए ये सब की टेस्टिंग मतलब बुकिंग हो चुकी है, रॉकेट वॉकेट प्लानिंग कर रही है, तो अभी ये बन रहा है। मैन्ड इन स्पेस ऑलरेडी, इसका मैंने नीचे वीडियो दे दिया, डेमो आप देख सकते हैं ये लोग क्या बनाने का सोच रहे हैं। ये 1 पीस प्रिंट करते हैं, लगाते हैं, मतलब 2 रोबोटिक आर्म चाहिए, और स्पेस के केस में ये लोग 3 रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करके असेंबल करेंगे। तो यही समझिए इसका नाम जो है आर्चेनॉट, और नासा ये लोग तुरंत मतलब कोलैबोरेशन के साथ तुरंत लॉन्च करेंगे। और ये पहला टेस्टिंग होगा जो कि 3D प्रिंटेड सोलर पैनल का सपोर्ट प्रिंट कर दे। सोलर सेल ले जाइए, वहाँ पैनल में मतलब उसे माउंट कर दीजिए, पैनल जितना बड़ा बनाना है बनाइए। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत चीज़ हम लोग कर पाएंगे आगे चल के, बहुत चीज़। मतलब गाड़ी खोलने के लिए ये ऐसा चीज़ जो ऐसा नहीं कल होगा, ये गाड़ी खुल चुकी है, मतलब कंपनी ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुकी है, बस समझिए लॉन्च होने की देरी है। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है भविष्य इसके चलते। और अगर एक बार सारे सैटेलाइट का पावर 3 गुना बढ़ जाए, बहुत चीज़ हो सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मेक इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उस समय पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।